स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी के बुक रिवीजन। दोस्तों पिछला बार ग्रुप डी में हो चाहे एनटीपीसी में हो, मतलब दोस्तों किसी भी आरआरबी एग्ज़ाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया था। तो दोस्तों हम लोग इस बार करेंगे महेश कुमार बर्नवाल की पुस्तक से एनसीईआरटी सार संग्रह के साइंस का क्वेश्चन। ये दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन में दोस्तों साइंस का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा और आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी इन सभी में साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा और दोस्तों भर भर के एनसीईआरटी के पैटर्न से पूछा जाएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी का बुक रिवीजन। और दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। दोस्तों हम लोग 30 मिनट में लगभग 150 से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आए। दोस्तों इस एग्ज़ाम में समझने से ज़्यादा आप लोग डायरेक्ट वीडियो देखते जाइए। आप लोग 10,000 प्लस क्वेश्चन करके जाइए ताकि जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए वो आपका पहले से ही प्रिपेयर रहे। अगर दोस्तों आप लोग एक बार कर लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों एनटीपीसी का जो सिलेबस है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इसलिए दोस्तों धैर्य बना के रखिए और पर डे 150 क्वेश्चन करते रहिए। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं महेश कुमार बर्नवाल की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो जीव समुदाय और वातावरण के। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो जैविक संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक। दोस्तों अजैविक को भौतिक संगठक भी कहा जाता है तथा ऊर्जा संगठक, 3 इसके घटक हैं। सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी मतलब डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अर्निनेस ने डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? पारिस्थितिक कर्मता। 10% नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों 10% का जो नियम है ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से इसका संबंध है। धारणीय या स्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो ब्रटलैंड कमीशन ने 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की। किसने किया दोस्तों? ब्रटलैंड कमीशन। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के अपघटक हैं? तो अपघटक कहलाते हैं दोस्तों कवक और जीवाणु। पारिस्थितिकीय तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? तो जीवभार का जो पिरामिड रहता है वो सीधा रहता है, अपराइट रहता है। और जीवभार का पिरामिड जो बायोमास पिरामिड है किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा विपरीत दिशा में बनता है? तो दोस्तों ये विपरीत दिशा में बनता है जलीय परितंत्र में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो तत्वों के चक्रण को कहते हैं दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन, इसे दोस्तों कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन। पारिस्थितिक के गतिक हृदय किसे कहा जाता है? तो गतिक हृदय दोस्तों कहा जाता है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। किसी क्षेत्र के किसी जीवधारी या वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो दोस्तों इस सब मिला के परितंत्र का निर्माण करते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी दोस्तों पूछा गया तो सर्वाधिक स्थायी महासागर है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत दोस्तों उत्तराखंड में है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में किया गया है। भारत के प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी। भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो नीलगिरी। इसको 2000 में यूनेस्को द्वारा जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैवमंडल आरक्षित यूनेस्को नेटवर्क में शामिल है। वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में, बिहार में स्थित है दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है?
तो सौरिक विकिरण मतलब दोस्तों सोलर रेडिएशन को प्राथमिक स्रोत माना जाता है, प्रमुख स्रोत माना जाता है। और दोस्तों जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी 10% का नियम, इसे किसने दिया था? तो रेमंड लिंडेमैन 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो रेमंड लिंडेमैन। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल रिटर। पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दिया? तो चार्ल्स एल्टन, जो यूके के हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में सर्वोच्च पोषण स्तर कौन सा होता है? तो सर्वहारी को। ये दोस्तों ये उच्चतम पोषण स्तर होते हैं, क्योंकि ये मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा को नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट आयन। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 तक पारित की है। ऐसे करने वाला वह भारत का पहला राज्य बन गया है। विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? तो कोबार्ग प्रायद्वीप को, जो 1974 में घोषित किया गया था। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों बायोम कहलाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो जलीय बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो टुंड्रा बायोम। जैव मंडल के अंतर्गत किन संघटकों को शामिल किया जाता है? तो जैविक तथा अजैविक। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो खाद्य जाल, जो फूड वेब होता है वह सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। सभी उपभोक्ता में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी का गुण। दोस्तों अगर कोई उपभोक्ता है तो उसमें दोस्तों परपोषी का गुण पाया ही जाएगा। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, उसे कीस्टोन प्रजातियां कहा जाता है। दोस्तों एबोनी तथा महागोनी किन वनों से संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। दोस्तों एबोनी तथा महागोनी किस वन से संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो दोस्तों ये तीनों जो है मानसूनी वन बायोम के वृक्ष हैं। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? दोस्तों शंकुधारी वन की जो भूमि होती है वो दोस्तों होती है अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों अगर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाया जाए तो पारिस्थितिकी उत्पादन पर पहले बढ़ता है फिर घटता है। पारिस्थितिक उत्पादन दोस्तों पहले बढ़ता है फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो आयनवर्ती सदाबहारी वन पर सबसे कम तापांतर पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? आयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो विषुवतीय वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है। विश्व के सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है? तो मानसूनी बायोम को सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रिया महाद्वीप में बहुतायत में पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों जो यूकेलिप्टस का वृक्ष होता है वो दोस्तों पानी के स्तर को और नीचा कर देता है, इसलिए इसे पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। सागर जल के नितल तलहटी में रहने वाले जीवों में कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो बैंथस की संज्ञा दी जाती है। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो टुंड्रा बायोम। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो टुंड्रा बायोम का। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट प्रकाश किया जा रहा है? तो 1987 से फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी किया जा रहा है। और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून पर स्थित है। देहरादून स्थित भारतीय वन संरक्षण संस्थान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। लानोस तथा कैंपोस घास, लानोस और कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा बायोम में लानोस तथा कैंपोस घास पाई जाती है। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है? तो एम्ब्रेला प्रजाति। एम्ब्रेला प्रजाति जो होती है दोस्तों वो बड़े निवास स्थान पर रहती है।
प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो पतझड़ वन। पारिस्थितिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? पतझड़ वन। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? तो अयनवर्ती, सदाबहारी, वर्षा वन बायोम में ऑप्टिमम बायोम पाया जाता है। हाथी घास, एलिफेंट ग्रास किस बायोम में प्रमुख पाया जाता है? तो सवाना बायोम में जो है दोस्तों ये हाथी घास सवाना घास के मैदान में पाया जाता है। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन, उसकी कार्यशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस बात पर निर्भर करती है? तो संरचना पर निर्भर करती है दोस्तों, सकल बायोमास पर निर्धारित करती है और जातियों के संगठन पर। विश्व की किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास के मैदान को दोस्तों प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है। कीस्टोन प्रजाति, अभी दोस्तों थोड़ा देर पहले हमने कीस्टोन प्रजाति के बारे में पढ़ा। कीस्टोन प्रजाति के संरक्षण करना आवश्यक है। अब दोस्तों वो विलुप्त हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पारितंत्र के अन्य प्रजातियां कीस्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। कीस्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर उनके अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाएगी, इसलिए दोस्तों उसको संरक्षण की जरूरत है। पौधों की जाति, उसकी संरचना एवं बुद्धि किस पर निर्भर करती है? तो पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। पौधों की जाति, उसकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर निर्भर करती है दोस्तों। पर्णपाती वन किस प्रकार का वन है? तो मानसून वन है दोस्तों। ये पर्णपाती वन मानसून वन है। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल जो ट्रांजिशन जोन कहलाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो इकोक्लाइन कहलाता है ये। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो चार्ल्स एल्टन ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने की? चार्ल्स एल्टन ने। भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी गई? मतलब दोस्तों इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति को बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहा जाता है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वाल्टर जी रोसेन ने। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 2020 को किस रूप में घोषित किया गया? तो जैव विविधता का दशक दोस्तों इसे कहा गया। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो नॉर्मन मायर्स ने। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो नॉर्मन मायर्स। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि हॉटस्पॉट अर्थ का प्रयोग किस विज्ञान में किया जाता है, किस में किया जाता है? तो दोस्तों हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग जैव विविधता में किया जाता है। ऐसे क्षेत्र जो हॉटस्पॉट क्या होता है दोस्तों? तो ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 36 है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई तमिलनाडु में वर्ष 2003 में किया गया है दोस्तों। भारत में लेहबेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो कौन सा है दोस्तों? सीबॉक्थॉर्न। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तो बाघ अभयारण्यों के रख रखाव से। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड्रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक एक प्रजाति भी विलुप्त हो गई? तो डोडो पक्षी। यह उपयुक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों का अंकुरण में सहायक था। तो भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कच्छ की खाड़ी।
भारत में 4 विविधता हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं। एक है पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और सुडालैंड निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, ये क्या है? तो दोस्तों बैट मतलब चमगादड़ों की एक प्रजाति। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो IUCN। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है दोस्तों? IUCN। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के कारण उत्तरदायी था? तो डाइक्लोफेनेक सोडियम। दोस्तों ये मेरे ग्रुप डी के सेट में भी आया था। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या की कमी के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफेनेक सोडियम। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बल्लभगढ़ हरियाणा में है। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी को जूलॉजिकल नाम एलुरेंस फ्लोंगेंस है? तो रेड पांडा का नाम है। भारत में रेड पांडा को प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल मृग के लिए यह प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम कौन सा था? हेमिस राष्ट्रीय पार्क। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रस में परिवर्तित करता है? नाइट्रोसोमोनास के प्रजाति जो होते हैं दोस्तों, ये अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? धान का पौधा जो होता है दोस्तों, ये नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो अमोनियम के रूप में। जीवमंडलीय परिस्थिति तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो पौधों की जड़ों के द्वारा। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। दोस्तों जैव विविधता का द्वार कौन सा है? तो पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जब कोई सामुदायिक स्थायी परिपक्व जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों उसे चरम समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित कौन सा है? कौन सा क्षेत्र है? तो मन्नार की खाड़ी जो होता है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल है। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? कल्प वृक्ष की उपमा नारियल को प्रदान की गई है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों का स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर राजस्थान में है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रभावित होती है? तो बाणगंगा और गंभीरी नदी। बाणगंगा और गंभीरी जो नदी है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर ही बहती है। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थ्य संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित किया गया है? तो वानस्पतिक उद्यान, बोटानिकल गार्डन को सम्मिलित किया गया है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आते हैं? तो बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति के रूप में आता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18 है दोस्तों। भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो नीलगिरी में। यह वर्ष 1986 को किया गया। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। क्या संबंधित है दोस्तों? कार्टाजेना प्रोटोकॉल। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों के लिए किया जाता? तो आनुवंशिक विविधता। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो रोजर और पनवार ने। अरीबादा क्या है? तो अरीबादा है दोस्तों कछुआ के कुछ प्रजाति के व्यापक घोंसला प्रक्रिया। दोस्तों कछुआ एक प्रकार का कछुआ होता है जो घोंसला बनाता है, उसे अरीबादा कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो ओस्लो नॉर्वे में है दोस्तों। वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय ओस्लो नॉर्वे। वर्ल्ड वाइड फंड का क्यों स्थापना किया गया? ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल
जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्रियान्वित होता है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? तो जामनगर गुजरात में है दोस्तों। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है वो भारत में कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट के वनों पर दोस्तों ड्रैको पाया जाता है। ड्रैको क्या है? तो उड़ने वाली छिपकली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, दोस्तों भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से तो नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट दोस्तों ये भी एक टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना 1936 में की गई, ये उत्तराखंड में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। इसका नाम पहले हेली टाइगर रिजर्व था। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो कजिन द्वीप, ये सेशेल्स में है दोस्तों। ये यहाँ पे सिर्फ पक्षियों के लिए ही इसे आरक्षण दिया गया है। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? वेदाथांगल तमिलनाडु में दोस्तों भारत के पक्षियों का प्रथम वनारण्य स्थापित किया गया है। भारत के प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो दोस्तों नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो तीन राज्यों से सटी हुई है। एक है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिसे किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बारहसिंघा के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। भारत के प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो फ्रैंक स्माइथ और होल्सवर्थ। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी गई? गंगा का टाइगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो डॉल्फिन को। ये दोस्तों कुछ पक्षी अभ्यारण्य हैं, आइए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। रंगनथिट्टू पक्षी विहार दोस्तों मांड्या कर्नाटक में है। वेदाथंगल पक्षी विहार दोस्तों कांचीपुरम तमिलनाडु में है। नीलापट्टू पक्षी विहार दोस्तों नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विहार दोस्तों चोराव मांडवी नदी के पास गोवा में स्थित है। सलीम अली पक्षी विहार दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कौंडिया पक्षी विहार दोस्तों चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील पक्षी विहार दोस्तों पुरी के पास उड़ीसा में है। कुमारकम पक्षी विहार या वेमनाड पक्षी विहार ये कोट्टायम केरल में स्थित है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या क्या है दोस्तों? तो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण है। ग्रीन हाउस गैस GHG की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? तो जोसेफ फोरियर ने। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करता है? तो उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर दोस्तों करता है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो दोस्तों जल वाष्प सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। वर्ष 2015 में पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने के लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21 शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री या यदि संभव हो तो 1.5 डिग्री से अधिक ना हो पाए। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो वर्ष 2005 से। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करता है, इसलिए वायुमंडल में तापमान बढ़ जाता है। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो आर्द्रभूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD के द्वारा ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किया गया। विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो अल्जीरिया में किया गया दोस्तों, तब ब्राज़ील में किया गया और केन्या में किया गया है। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किसके
किससे प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से दोस्तों। आइस कोर मतलब हिम तत्व। हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ़ की चादर को छेद कर प्राप्त किया जाता है। यह एक बेलनाकार नमूना होता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? तो समुच्च बांध, अनुपद सस्यन या शून्य जुताई, ये कार्बन प्रच्छादन के लिए सहायक होता है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया था। तो कानकुन सम्मेलन में, जो मैक्सिको में वर्ष 2010 में हुआ था। हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का क्या उद्देश्य था? जो कानकुन में हुआ था दोस्तों। विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हरित जलवायु कोष का गठन किया गया। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? तो जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में है। ये वर्ष 1969 में हुआ था प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती है? दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, कौन सी घटना ज़्यादा दर्शाती है? किस घटना को देखकर लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है? तो दोस्तों हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि। वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी? तो इटली और स्विट्जरलैंड को दोस्तों अगर एल्पाइन ग्लेशियर पिघलता है तो इन लोगों को अपना बॉर्डर फिर से चुनना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों नोट में क्या दिया गया है। ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतरिम शनिवार को पृथ्वी काल मनाया जाता है। इसका समय घंटे 8:30 से 9 के लिए बत्तियां बुझा दी जाती है। वर्ष 2021 में 27 मार्च को पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। इसमें 192 देशों में 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर 15वां संस्करण था। इसका विषय था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल का द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? तो 8 अगस्त 2017 को दोस्तों प्रदान किया। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई दोस्तों? तो ये 1990 को प्रकाशित हुई। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और आगे की वीडियो के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और आशा करता हूँ ये चैनल आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पा रहा है।